आज की कहानी है बिहार के रहने वाले संजय की। बिहार का रहने वाला संजय 12वीं क्लास में पढ़ता है और इसकी 12वीं क्लास की पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो ये अपने पिता के सामने खड़ा होकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे डॉक्टर बनना है और उसी लाइन में अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब वो पिता अपने बेटे से ना ही तो हामी भरता है और ना ही मना करता है। मायूस सा होकर अपने कमरे के अंदर चुपचाप चला जाता है। संजय को ये बात खटकती है और संजय अपने पिता के पीछे पीछे चल देता है और जो पिता के कमरे में एक खिड़की लगी हुई है उस खिड़की पर खड़ा हो जाता है। जब अपने पिता को देखता है तो संजय का पिता अपने ही हाथ से अपने गाल पर एक तमाचा रखता है और कहता है कि ऊपर वाले कौन से दिन दिखाने के लिए यहाँ पर भेज रखा है। पहली बात, ये गरीबी मेरे सर पर रख दी और मैं इतना गरीब हो गया कि मैं अपने बच्चों की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाता और मैं कैसे जीऊं, कहाँ से तो जवान बेटी की शादी करूं और कहाँ से अपने इस बेटे के सपने को पूरा करूं। और 2-4 बार फिर अपने गाल पर लगाता है। संजय ये सब कुछ देख रहा था और वो समझ जाता है कि घर में किस चीज की कमी है। अब संजय अपने पिता के कमरे में जाता है और अपने पिता के आंसू पोंछता है। अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, बाहर में जाए ऐसी डॉक्टरी, अब मैं कमाऊंगा और बाहर शहर जाकर कमाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा और जब तक घर नहीं आऊंगा, जब तक मेरी बहन की शादी के लायक पैसे मैं जोड़ ना लूं। अब दोस्तों, संजय उसी वक्त अपना बैग पैक करता है और जैसे ही घर से विदा लेता है तो पूरे घर वालों की आंखें नम होती हैं और संजय का पिता कहता है कि बेटा, मैं वो लाचार और मजबूर बाप हूँ जो अपने बच्चों की इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। अब इसके बाद संजय शहर चला जाता है। शहर जाने के बाद वो एक चौराहे पर खड़ा हो जाता है। माँ ने जो लंच दिया है वो लंच उसके साथ होता है। तभी उस चौराहे पर ठेकेदार भी आते हैं और कुछ वैसे लोग भी आते हैं। तो एक ठेकेदार की नजर संजय पर पड़ती है। अब ठेकेदार को संजय देखने में सही लगा था क्योंकि संजय बहुत खूबसूरत था, गोरा चिट्टा, बहुत सुंदर लड़का होता है। तभी वो ठेकेदार कहता है कि क्यों रे, क्या काम पर चलेगा? तो संजय कहता है कि हाँ मालिक, खड़ा तो इसी वजह से हूँ, अगर कोई काम मिल जाए। तो ठेकेदार साहब कहते हैं कि दिन के 500 रुपए दूंगा, बताओ तुम्हें काम करना है तो बताओ, नहीं करना तो बताओ। अब यहाँ पर ठेकेदार संजय को 1 महीने के लिए ले जाता है और टैल पत्थर के काम में जाकर लगा देता है। संजय नया नया होता है लेकिन संजय अपने काम को बहुत अच्छे से करता है और जैसे वो ठेकेदार कहा करता उसी तरह से संजय अपने काम को अंजाम दिया करता। अब जो ठेकेदार होता है संजय के बर्ताव से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, अगर ये मेरे साथ ही रहे तो मेरा काम भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से और सफाई से काम करता है। अब ठेकेदार कहता है कि संजय, अब तुम मेरे साथ ही रहना और मैं तुम्हारे 100 रुपए और बढ़ा रहा हूँ और मैं एक सेठ के घर में काम लिया है, अब वहां पर हमें टैल पत्थर का काम करना होगा। संजय हामी भर लेता है। जो भी संजय को पैसे मिलते महीने में हिसाब करने लगता है और संजय अब उस सेठ के घर में जाकर टैल पत्थर का काम करने लगता है। कोठी होती है बहुत बड़ी। जिस सेठ की वो कोठी होती है वो सेठ उस कोठी पर अपनी फैमिली के साथ आया करता और काम को देखा कि कहीं लोग सही से काम कर रहा है ठेकेदार, कहीं गलत तो काम नहीं करता है। अब एक दिन जो सेठ होता है अपनी बेटी प्रिया, जिसकी उम्र 17 साल होती है, उसके साथ और अपनी पत्नी के साथ उस कोठी पर अपना काम देखने के लिए आता है कि मजदूर काम अच्छे से कर रहे हैं। तो वहां पर संजय लगा हुआ होता है। तो सेठ की नजर संजय पे पड़ती है क्योंकि संजय देखने में नहीं लगता था कि एक मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का है। इसके बाद सेठ कहता है कि अरे ठेकेदार, तेरे नीचे तो बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, ये लड़का कितने अच्छे से काम कर रहा है। और सेठ की नजरों में भी जो संजय होता है वो एक लेवल ऊपर उठ जाता है क्योंकि संजय बहुत नेक और बहुत अच्छा लड़का था। अब इसके बाद जो सेठ की बेटी होती है 17 साल की प्रिया, वो भी संजय को देखकर एक बार में ही मोहित हो जाती है और वो संजय को मन ही मन पसंद करने लगती है। लेकिन 17 साल की उम्र होती है और प्रिया यहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं कह पाती है। कोठी में काम चला हुआ होता है। संजय और संजय का ठेकेदार दिन रोज काम को अंजाम देते हैं। बार बार सेठ अपनी फैमिली के साथ उस कोठी में आया करता और ठेकेदार के काम को देखा करता और जो प्रिया थी
वो संजय की तरफ अपनी नजरों को बनाए रखती है, लेकिन संजय के मन में कोई भी ऐसी मंशा नहीं होती है। अब इसके बाद जो सेठ होता है वो ठेकेदार से कहता है कि मेरा जिस घर में, जिस कोठी में मैं रह रहा हूँ, उस कोठी में कुछ काम कराना है सफाई का और पेंट भी कराना है, तो क्या तुम कोई वर्कर ऐसा दे सकते हो जो उस काम को धीरे धीरे निपटा दे, हमारा भी काम हो जाएगा और हमें कोई चिंता नहीं होगी। क्योंकि जो सेठ था उसे ठेकेदार और संजय बहुत अच्छे लगते हैं, तभी ठेकेदार संजय को सेठ के घर पर काम पर भेज देता है पेंट के लिए और संजय अब उनके घर चला जाता है। अब तो क्या था, जो प्रिया थी जो कभी कभार संजय से मिलती, अब वो प्रिया डेली संजय को अपने घर में काम करता देख अब ये सारी बातें जब वो स्कूल जाया करती तो अपनी एक दोस्त को बताती है, कहती है कि एक काम करने वाला लड़का है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखने में नहीं लगता कि वो ऐसे घर का बच्चा होगा जो काम करने वाले होते हैं, और पता नहीं यार हमेशा वो मेरे दिमाग में रहता है। तो वो सहेली प्रिया की कहती है कि हो ना हो तुम्हें उस लड़के से प्यार हो गया है। तभी प्रिया कहती है, चल हट पागल, ऐसी बातें नहीं करते और मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ। और यहीं पर दोनों सहेली रुक जाती हैं। लेकिन जैसे ही प्रिया अपने घर आती है तो सभी बातों पर अमल करती है जो उसकी सहेली ने कही हैं, और उसके दिमाग में बस वही बातें चलती रहती हैं। अब संजय की जो तस्वीर होती है प्रिया की आंखों के सामने घूमने लगती है। लेकिन जब संजय देखता है कि सेठ की बेटी उसकी तरफ अजीब तरीके से देखती है तो संजय भी कुछ समझने लगता है, लेकिन संजय वहां पर कुछ भी नहीं कहता है। अब दोस्तों, एक दिन जो सेठ होता है अपनी पत्नी के साथ अपने घर से कहीं काम पर जाता है और प्रिया को घर पर अकेला छोड़ देता है। हालांकि और भी नौकर घर में होते हैं, तो यहाँ पर प्रिया अपनी सहेली को बुला लेती है और वो सहेली कहती है कि आज मौका है प्रिया, तो अपने प्यार का इजहार संजय से कर दे, यही मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर प्रिया डरती और कहती है कि नहीं, मैं नहीं कह सकती, ये काम मेरा तू करेगी। और प्रिया अपनी सहेली को संजय के पास भेज देती है। प्रिया की सहेली संजय के पास आकर कहती है कि तुम क्या कर कर मानोगे और तुम क्या करना चाहते हो। संजय अपने जो बुर्श होते हैं पेंट के उन्हें छोड़कर कहता है कि जी मैडम, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आखिर बात ऐसी क्या है। तो यहाँ पर प्रिया की सहेली एकदम से कहती है कि प्रिया तुमसे प्यार करती है और तुम उस प्यार को समझते ही नहीं हो। तो यहाँ पर संजय एकदम से संग खड़ा रह जाता है और कहता है कि सुनो, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहाँ और प्रिया मैडम कहाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं प्रिया मैडम से चाहकर भी प्यार नहीं कर सकता। अब ये बात जब प्रिया की सहेली प्रिया को बताती है तो प्रिया उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेड पर रोने लगती है। लेटी लेटी प्रिया रोती रहती है। तभी प्रिया की सहेली दोबारा से संजय के पास जाती है और कहती है कि प्रिया बहुत जोर जोर से रो रही है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या प्रिया अपने आप को कुछ कर लेगी, तुम जब ही मानोगे। तो संजय कहता है कि आप हमारे बीच की दूरी भी तो जान सकती हो, कहाँ प्रिया 17 साल की और मैं कहाँ 20 साल का, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जो सहेली होती है प्रिया की वो जबरदस्ती करती है और जो संजय होता है प्रिया को मनाने के लिए उसके कमरे में चला जाता है समझाने के लिए, और प्रिया से कहता है दूर खड़ा कि मैडम ऐसा हो सकता है, सेठ क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, और आपकी जो उम्र है इस उम्र में ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो इन बातों को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। मैं एक आपके घर का नौकर समान हूँ, मुझे नौकर ही रहने दीजिए, इस सब झमेलों में मुझे नहीं पड़ना। जब प्रिया और जोर जोर से रोने लगती है तो संजय प्रिया को समझाता है और उसके आंसू पोंछता है, कहता है कि आप क्या चाहती हो। तो प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि केवल तुम मुझसे बातें ही कर लिया करो, कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं भी तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी। अब इसके बाद दोस्तों दोनों में बातें होने लगती हैं। प्रिया संजय का बहुत ध्यान रखा करती, खाने पीने की चीजों का, और प्रिया अपने स्कूल भी जाया करती। अब प्रिया अपनी पॉकेट मनी से संजय के लिए एक फोन का इंतजाम करती है, क्योंकि प्रिया की जो घर था उस घर का काम कंप्लीट हो चुका था। तभी संजय वहां से जाकर फिर ठेकेदार के पास काम करने लगता है और अब प्रिया और संजय फोन पर बात करते हैं। अब यहाँ पर जो सेठ था दोबारा से अपने दूसरे घर के काम को देखने के लिए जाता है और वहां पर सेठ को संजय में कुछ ऐसी बात दिखाई देती है, तो बात ही बातों में संजय से बात करने लगते हैं सेठ, जो प्रिया के पिता होते हैं, और यहाँ पर उससे कहते हैं कि बेटा तू देखने में नहीं लगता कि तू किसी मजदूर का बेटा है, आखिर तेरी क्या मजबूरी है। तो यहाँ पर संजय अपनी सारी कहानी बताता है, कहता है कि सेठ साहब, मैं
आगे डॉक्टर बनना चाहता था, पढ़ना चाहता, लेकिन मेरे पिता गरीब हैं। हालांकि हम गांव में रहते हैं, लेकिन हम गरीब हैं। गरीबी के कारण मेरी डॉक्टरी भी रुक गई, पढ़ाई भी रुक गई और मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ने के लिए शहर आया हूँ। इसी वजह से मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। यहाँ पर जो सेठ होता है, प्रिया का पिता, वो बहुत समझदार और एक अच्छा इंसान होता है। वो इस बात को सुनते ही संजय को दिलासा देता और कहता है कि बेटा, तेरी बहन की शादी में कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि सेठ साहब अब संजय की मदद करना चाहते हैं। संजय कहता है कि अगर हाथ बंद कर कर भी शादी करेंगे तो भी करीबन 3 लाख रुपए का खर्चा मेरी बहन की शादी में आएगा। तभी सेठ कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, और सेठ अपने घर जाता है और 3 लाख रुपए कैश लाकर संजय को दे देता है और कहता है कि बेटा, अपनी बहन की शादी करना और शादी के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखना। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुझमें दिमाग बहुत बढ़िया है। दोस्तों, संजय सेठ के पैर पकड़ लेता और कहता है कि हमने तो आज तक सुना था जो अमीर लोग होते हैं काफी घमंडी होते हैं, नकचढ़े होते हैं, लेकिन ये सारी बातें झूठ होती हैं। आप भी तो अमीर हो और आप तो बहुत अच्छे हो। और संजय उन पैसों को लेकर अपने गांव पहुंच जाता है और अपने पिता के हाथ में उन पैसों को रख देता है। पिता के हाथ में पैसों को रखकर संजय सारी बातें अपने पिता को बताता है। तो यहाँ पर संजय का पिता कहता है कि बेटा, किसी व्यक्ति ने तुम पर भरोसा किया है तो तुम अपनी बहन की शादी के बाद अपनी पढ़ाई को जरूर जारी करना। और संजय यहाँ पर अपनी बहन की शादी धूमधाम से करता है। बहन की शादी होने के बाद संजय अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है, उसी लाइन में पढ़ाई करता है। लेकिन जो प्रिया संजय से बात कर रही थी, वो कहती है कि संजय, तुम गांव में क्या पढ़ोगे, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर दिल्ली आ जाओ और दिल्ली आकर तुम अपनी पढ़ाई करो। यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी और इसी लाइन में तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से चलेगी, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। संजय कहता है कि प्रिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं दिल्ली आकर पढ़ूं। मैं यहीं पर किसी कॉलेज में पढ़ूंगा, इसी हिसाब से पढ़ाई जारी करूंगा। लेकिन प्रिया ज्यादा जिद पर जाती है और कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई में कितना पैसा लगने वाला है। तभी संजय अपना पूरा हिसाब लगाकर बताता है। तो प्रिया कहती है कि इतनी तो मुझे पॉकेट मनी मिली है जो मैंने जोड़कर इकट्ठा करके रख रखी है। तो तुम एक काम करो, दिल्ली आओ, कुछ पैसे मैं तुम्हें दूंगी, कुछ पैसे तुम सेव करना। और यहाँ पर संजय दिल्ली आकर कोचिंग लेने लगता है, पढ़ाई करने लगता है। और दोस्तों, प्रिया ने जो पैसे दिए थे, अब प्रिया बाहर घूमना और पैसे उड़ाना बंद कर देती है। जितने भी पैसे जोड़ती है वो संजय को देती है ताकि उसकी पढ़ाई आगे जारी रह सके। और संजय एक टेस्ट देता है जिसकी वजह से उसका नंबर एक सरकारी कॉलेज में आ जाता है, जहां से वो डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करेगा। यहाँ पर प्रिया भी बहुत खुश होती है कि संजय, बहुत अच्छा हुआ, तुमने ये टेस्ट क्लियर कर दिया। अब इसकी वजह से तुम्हें पढ़ाई में आसानी हो जाएगी और ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। दोस्तों, इन बातों को चलते चलते 3 साल बीत जाते हैं। अब 3 साल बाद जो संजय दिल्ली रहता है तो वो प्रिया के घर भी जाता है। और जब माता पिता के साइन की बात आती है, मतलब कॉलेज में माता पिता को बुलाया जाता है, तो संजय प्रिया के पिता को ही कॉलेज लेकर जाता है। अब इसके बाद प्रिया कहती है संजय से फोन पर कि अब तो मैं जवान भी हो चुकी हूँ, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन संजय कहता है कि मैं तुम्हारे पिता से कैसे बात कर सकता हूँ, वो क्या कहेंगे कि मेरी बेटी को फंसा लिया, मेरे ऊपर प्रिया बहुत सारे आरोप आ जाएंगे, मैं ये बात नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रिया अपनी उसी सहेली को पटाती और कहती है कि मेरे पिता से तुम्हें मेरी शादी की बात करनी होगी, क्योंकि प्रिया का पिता कहता है कि बेटी, अब तुम शादी के लायक हो चुकी हो, तुम्हें एक अच्छा सा वर देखकर शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए कोई रिश्ता तलाशना चाहता हूँ। तभी प्रिया अपनी दोस्त को बुलाती है और वो दोस्त संजय की बात उसके पिता के सामने चलाती है। संजय की बात जब पिता के सामने चलती है तो दोस्तों, जो प्रिया का पिता होता है वो बहुत अच्छा इंसान है, जैसा कि हमने पहले कहानी में कहा है। तो वो प्रिया की सहेली के एक कहने पर ही मान जाता है और कहता है कि प्रिया ने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया, अगर मुझसे डायरेक्टली भी बात करती तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं प्रिया की शादी उससे करा देता। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो। और सहेली जाकर ये बात प्रिया को बता देती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी संजय से कराने में राजी हैं, क्योंकि उनका सोचना था कि वो लड़का जो संजय होता है बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में है, एक ना एक दिन वो डॉक्टर जरूर बनेगा। अब इसके बाद दोस्तों, प्रिया ये सारी बातें संजय को बताती है।
अब संजय फिर शर्माने लगता है, कहता है कि प्रिया अब मैं कैसे पिताजी का सामना करूंगा। तभी प्रिया कहती है कि तुम ऐसी बातों को मत अपने दिमाग में लाओ। तभी जब प्रिया से संजय बात कर रहा है, उसी बीच में प्रिया के पिता संजय के पास फोन करते हैं। तो संजय प्रिया का फोन काटता है और प्रिया के पिता से बात करने लगता है। तभी प्रिया का पिता कहता है कि बेटा मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूं। तो संजय कहता है कि नहीं पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, एक गरीब लड़के ने अमीर घर की बेटी को फंसा लिया। तभी प्रिया का पिता कहता है कि बातों को घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे सारी बातें प्रिया और प्रिया की दोस्त ने बता दी हैं। अब तुम तारीख फिक्स करो और मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। अगली बार तुम डॉक्टर भी बन जाओगे। और दोस्तों यहाँ पर संजय अपने परिवार वालों को बुला लेता है और इस घर में शादी की तारीख फिक्स हो जाती है और धूमधाम से संजय और प्रिया की शादी होती है। संजय का पिता सोचता है कि मेरे बेटे का कितने अच्छे घर में रिश्ता हुआ है। और दोस्तों संजय के माँ बाप गाँव में ही रहते हैं और संजय और प्रिया अब उस घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे संजय अपने माँ बाप को भी शहर बुला लेता है और ये परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है। प्रिया के पिता का सोचना था कि मेरी एक बेटी है और पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, केवल एक होशियार और एक अच्छा लड़का मुझे चाहिए था। तो संजय से अच्छा लड़का कहाँ पर होगा। तो दोस्तों ये थी वो प्रेम कहानी जो 17 साल से शुरू हुई थी और 22-23 साल पर खत्म होती है और दो लोग आपस में शादी कर लेते हैं। तो आप संजय के बारे में क्या कहना चाहते हो, आप अपनी राय रख सकते हो। प्रिया के बारे में क्या सोच है वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। और प्रिया के पिता अच्छे थे या बुरे थे उसके बारे में भी आप अपनी राय रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।